शोहर ने नौकर के साथ बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे दी। मैं भाई के घर गई तो भाई ने थप्पड़ मारकर मुझे घर से निकाल दिया कि तुम बदकिरदार हो। मैंने मजबूर होकर एक होटल में पनाह ली, वहां 5 वक्त की नमाज पढ़ती और दुआ करती, ऐ अल्लाह मुझे करिश्मा दिखा कि मैं सबके सामने बेगुनाह साबित हो जाऊं। इद्दत खत्म होते ही होटल के मालिक ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा। जब मैंने होटल का मालिक देखा तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम गुले अफशां है। मेरे 3 भाई थे और मैं उनकी इकलौती बहन थी। मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। मेरे तीनों भाइयों की उम्रों में और मेरी उम्र में काफी फर्क था। मेरा सबसे बड़ा भाई तब बीए कर रहा था और छोटा भाई एफएससी में था और तीसरे नंबर का भाई मैट्रिक में था। जब मेरी वालदा को खुशखबरी मिली, मेरी माँ ने इस बात का जिक्र अपने शोहर से किया कि बच्चे जवान हो चुके हैं और उनके सामने इस बात का जिक्र कैसे करूंगी। उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये खुशखबरी उम्र के पिछले हिस्से में मिली थी और इस वजह से वो अपने औलाद के सामने ऐसे हालात में जाने से हिचकिचा रही थी। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि कोई जरूरत नहीं, ये अल्लाह के ही फैसले हैं। इसलिए मेरे वालिद ने मेरी वालदा को इस मामले में काफी हौसला दिया और उन्होंने अपने तीनों बेटों को भी इस मामले में अपने तरीके से समझा दिया था और उन्होंने भी मेरे वालिदैन से इस बारे में कोई सवाल न किया। जब मैं उनके घर पैदा हुई तो मेरे तीनों भाई मुझे एक गुड़िया की तरह उठाए फिरते थे और मेरे माँ बाप उन्हें देखकर खुश होते थे। और मेरा बाप मेरी माँ से कहता कि तुम फजूल में परेशान हो रही थी, देख लो तुम्हारे बेटे अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। मेरी माँ भी ये देखकर खुश होती, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद उनकी तबीयत बेहतर ना हो सकी, वो अक्सर बीमार रहती। मेरे बाप ने मेरी माँ का काफी डॉक्टरों से चेकअप करवाया और उनका इलाज करवाया। डॉक्टरों ने उन्हें ब्लड कैंसर का बताया और ये भी बताया कि उनकी जिंदगी के दिन कम हैं और ये खबर मेरे घर वालों पर कयामत बनकर टूटी थी। मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे बाप ने उन्हें हौसला दिया कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जल्दी से ठीक हो जाओगी और अपने बच्चों की खुद देखभाल करोगी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन 2 महीनों के बाद मेरी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जब मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 3 साल थी। हमारा घर एकदम से बिखर गया था। किसी को भी मेरी माँ की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मेरे भाइयों ने ही मेरी देखभाल की और मैं शुरू से ही अपने भाइयों के और अपने बाप के ज्यादा करीब रही। इसी दौरान मेरे बड़े भाई ने अपनी तालीम के सिलसिले में बैरूने मुल्क जाना था, तो भाई ने मेरे बाप से कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ और दूसरे भाई भी अपनी तालीम में मसरूफ हो गए, तो बहन का ख्याल रखने के लिए घर में कौन मौजूद होगा। मेरे बाप ने भी जब इस मामले में सोचा तो वो भी काफी परेशान हुए, क्योंकि वो भी अपने कारोबार के सिलसिले में दफ्तर होते थे और मुझे मुलाजमा के हवाले भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब मेरे बाप के बहन भाइयों ने मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर लें। मेरा बाप दूसरी शादी करने के लिए राजी ना था। उनका ख्याल था कि मेरी औलाद क्या सोचेगी कि माँ के फौत होते ही बाप ने दूसरी शादी रचा ली। लेकिन इस बात का इल्म जब मेरे भाइयों को हुआ तो उन्होंने कहा कि यही बेहतर है। इस तरह भाइयों के इसरार पर मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सुतीली माँ ने शुरू शुरू में मेरे बाप के सामने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन जब मेरा बाप दफ्तर होता या घर मौजूद ना होता तो मेरी माँ मेरी तरफ कोई खास तवज्जो ना देती थी। मैं भूख से बिलखती रहती, लेकिन वो मेरी परवाह नहीं करती थी। रात को जब मेरे भाई और मेरा बाप वापस आता तो मैं अपनी तोतली जुबान से उन्हें बताती कि मुझे भूख लगी है, तो अब मेरी माँ उनके सामने मुझसे प्यार करना शुरू हो जाती और मेरे लाड उठाने शुरू कर देती। इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा ही ना हुआ कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ कैसा सलूक करती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी उम्र 7 साल हो गई। 3 साल के बाद मेरा भाई बैरूने मुल्क से वापस आया। मैं अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो रही थी और वो भी मुझे अपने साथ लगाकर बैठा हुआ था। वो मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछ रहा था और मेरे साथ छोटी छोटी बातें कर रहा था। मैं भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। इसी तरह कुछ दिन गुजरे कि घर में बड़े भाई की शादी का शोर उठा। मैंने जब अपने बड़े भाई की शादी का सुना
تو मैं बेहद खुश हुई जब मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई की शादी मेरी सौतेली माँ की भतीजी से तय हो ना पाई है। तो मैं एकदम से बुझ गई, क्योंकि सौतेली माँ की भतीजी और भतीजे अक्सर हमारे घर आते थे और वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। मैं अपने बड़े भाई को बताना चाहती थी कि आप उस लड़की से शादी ना करें, लेकिन मैं उन्हें खुलकर बता ना सकी और ये बात मैंने अपने ही दिल में रख ली। इस तरह मेरे बड़े भाई की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरा बाप भी अपने बेटे की शादी पर बहुत खुश था। मेरे बाप ने मेरे बड़े भाई को ये कह दिया था कि अब वो बाहर ना जाए, बल्कि अपना खानदानी कारोबार ही संभाले। इसलिए भाई ने मेरे बाप के साथ ही दफ्तर जाना शुरू कर दिया। पहले तो मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बुरा रवैया अख्तियार किए रखती थी, अब उनके साथ उनकी भतीजी यानी मेरी भाभी भी शामिल हो गई थी। एक दो दफा मैंने कोशिश की कि अपने बाप को उनके रवैये के बारे में बता सकूं, लेकिन मेरे बाप ने मेरी बात पर कोई तवज्जो ना दी। आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया भी मेरे साथ अजीब सा होना शुरू हो गया। मेरा बड़ा भाई भी अपने कारोबार में मसरूफ हो गया था और दोनों छोटे भाई भी अपनी अपनी नौकरियों में मसरूफ थे। मैं पहले भी तन्हाई का शिकार थी और अब भी तन्हाई का शिकार हो गई। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैं एहसासे कमतरी का शिकार होती जा रही थी। मैं खुलकर किसी से बात नहीं कर सकती थी और अक्सर खानदान में मेरे रवैये पर बातें होने लगी। मेरा बाप तो अब मेरी जिम्मेदारी मेरी सौतेली माँ पर डालकर खुद आजाद हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर के काम करवाने शुरू कर दिए और ये काम मुझसे मेरे भाइयों की गैर मौजूदगी में करवाती थी और मैं उन्हें इनकार भी नहीं कर सकती थी। एक दो दफा मैंने इनकार करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे डराया धमकाया, जिसकी वजह से मैं उनके गुस्से से डरकर काम करना शुरू कर देती। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली थी और मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम कॉलेज में भी तालीम हासिल करो, लेकिन मेरी भाभी और सौतेली माँ ने मेरे भाई से ये कहा कि ये खुद ही आगे पढ़ना नहीं चाहती। इसने तो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया है, पहले कौन से इसके नंबर अच्छे आए थे जो अब ये कोई मार्का मार लेगी। और ये हकीकत भी थी कि किसी ने मेरी तालीम पर कोई तवज्जो ना दी और मैं पढ़ाई में कोई अच्छे नंबर ना हासिल कर सकी थी। इसलिए मेरे भाई ने भी मजीद इस बात पर इसरार ना किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के कामों में मगन होती गई और मैंने अपनी मसरूफियात का जरिया घर के कामों में ढूंढ लिया था। घर में जब कोई मेहमान आता तो मैं तरह तरह के खाने उनके लिए बनाती और उनकी खातिर मदारत करती। मेरे भाई मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाकर मेरी तारीफ करते। अब मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी भी बहुत ही मूडी और नखरे वाली थी। वो कम ही किसी से बातचीत करती थी और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। वो तो किचन में जाने की जहमत ना करती थी। बड़ी भाभी फिर भी अपने और अपने शोहर के लिए कुछ न कुछ बना लेती थी, लेकिन छोटी भाभी ने जो भी खाना होता वो मुझे ही कहती और मैं उनके सामने उनकी बताई हुई चीज हाजिर कर देती थी और मैं भी किसी से कम ही बातचीत करती थी। मेरे घर वालों ने और मेरे भाइयों ने मेरे इस रवैये को मेरी आदत ही समझ लिया था। अब मेरा बाप भी काफी बूढ़ा हो चुका था और अक्सर बीमार रहने लगा और मैंने एक बात नोट की थी कि वो अब अक्सर परेशान रहता था। मैं उसके लिए परहेजी खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाती। काफी अरसे बाद मैं उनके लिए खाना बनाकर उनके कमरे में लेकर गई थी। तो जब मैं वापस आने लगी तो उन्होंने कहा कि कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, क्योंकि काफी अरसे बाद मेरे बाप ने मुझे इस तरीके से मुखातिब किया था। मैं उनके पास बैठते हुए झिझक रही थी। उनके दो तीन दफा कहने पर मैं उनके पास बैठ गई तो वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए देखते रहे और फिर कहने लगे कि क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो। मैंने एकदम से उनकी तरफ नजर उठाकर देखा कि आज उन्हें इतने अरसे बाद ये सवाल कैसे पूछना याद आ गया। मैं तो बचपन ही से खामोश रहती थी जब से उन्होंने दूसरी शादी की थी और उन्होंने इतने अरसे के बाद मेरी खामोश रहने पर गौर किया था, लेकिन मैंने उनकी किसी बात का जवाब ना दिया और अपना सर झुका लिया। कुछ देर के बाद उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहने लगे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें जो भी परेशानी है तुम मुझसे कर सकती हो। मुझे इल्म है कि घर वाले तुम्हारे साथ रवैया अच्छा नहीं रखते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि घर वालों को इस बारे में समझा सकूं। इस तरह कुछ देर बैठकर मैं उनके कमरे से निकल आई और अगला दिन मेरे लिए एक नया इम्तिहान लेकर खड़ा था।
जब मैं सुबह उठी और नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मैंने देखा कि मेरा बाप अपनी दूसरी बीवी और मेरे भाइयों को और उनकी बीवियों को लेकर लाउंज में बैठा हुआ है। और जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे भी अपने पास बुला लिया और मैंने सबके चेहरों की तरफ देखा तो मुझे किसी अनहोनी का खदशा हुआ, क्योंकि सबके चेहरे लटके हुए और गुस्से से भरे हुए थे। मेरे बाप ने कहा कि आज मैं तुम सबसे कह रहा हूँ कि मेरी बेटी गुले अफशां पर कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अगर तुम लोगों को किसी काम की जरूरत है तो आप लोग अपना काम खुद उठकर करोगे। ये इस घर की बेटी है, कोई नौकरानी नहीं, लेकिन तुम लोगों ने इसे नौकरानी ही समझ लिया है। और उन्होंने मेरे भाइयों को भी कहा कि तुम लोगों की बहन के साथ इतने अरसे से ये सब कुछ हो रहा है और तुम लोगों ने गौर नहीं किया कि तुम लोगों की बीवियां इससे कैसा सलूक कर रही हैं। मैंने अपना सर झुकाए रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बाप तो ये बात करके अपने कमरे में चला जाएगा, लेकिन इसका असर मेरी जात पर निकलेगा। उसके बाद मेरी सौतेली माँ और मेरी भाभीियों का रवैया मेरे साथ मजीद खराब हो गया। अब तो खुल्लम खुल्ला ताने देना शुरू हो चुकी थी कि तुमने अपने बाप के कानों में हमारे बारे में कौन सी बातें डाली हैं जो उसने सबको इकट्ठा करके उनकी गलतियां गिनवाई हैं। मैं उनकी बातें खामोशी से सुनती रहती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और घर वालों का रवैया वैसे ही रहा। मेरे बाप की बात करने का घर वालों पर कोई फायदा न हुआ। मेरे बड़े भाई के यहाँ 2 बच्चे हो चुके थे और अब भाइयों की तवज्जो का महवर और मरकज उनकी बीवियां और उनके बच्चे हो चुके थे। मैं सबकी नजरों में पसे पुष्ट चली गई थी। एक जो अच्छी चीज हुई थी वो ये हुई थी कि मेरे बाप को अपने रवैये का एहसास होना शुरू हो चुका था। वो मुझे अक्सर अपने पास बुलाते और घंटों मेरे साथ बातें करते रहते थे। मैं उनका ये रूप देखकर हैरान हो रही थी, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और उन्होंने मुझसे मेरी सकी माँ की ढेरों बातें की और अपनी शादी की तस्वीरें निकाल कर मुझे दिखाते और हमारे बचपन की पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखते रहते और मुझे बातें बताते रहते। मैं भी जब घर के कामों से फारिग होती तो उनके पास बैठी रहती। मेरी सुतेली माँ और मेरी भाभियाँ मुझे कहती कि अपने बाप के पास बैठी न जाने क्या करती रहती है। एक दिन मेरे बाप ने मुझे कहा कि मेरा एक पुराना दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, उसके लिए अच्छा सा खाना तैयार करना। मैंने उनका हुक्म मानते हुए खाना तैयार किया और जब मेरे बाप का दोस्त आ गया तो मेरे बाप ने मुझे कहा कि सबसे पहले चाय वगैरह का इंतजाम किया जाए। मैंने चाय के साथ दीगर लवाजमात ट्राली में सजाकर ड्राइंग रूम में लेकर चली गई तो एक निहायत ही सोबर इंसान मेरे बाप के पास बैठा गुफ्तगू कर रहा था। उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे बाप से पूछने लगा कि ये गुले अफियां है। तो मेरे बाप ने हाँ में सर हिलाया तो कहने लगे कि ये तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी है। मैंने तो इसे तब देखा था जब ये 2.5-3 साल की थी और मैं उन्हें देखकर पहचान ना सकी। इसी तरह काफी देर बैठकर मेरा बाप और उनका दोस्त बैठे बातें करते रहे और जब खाने का वक्त हुआ तो मैंने खाना मेज पर सजा दिया और उन्होंने मेरे खाने की बेहद तारीफ की। इस तरह कुछ देर बैठकर वो चले गए। उनके चले जाने के बाद मेरे बाप ने घर वालों को एक दफा फिर इकट्ठा किया और कहा कि मैं तुम लोगों से एक अहम बात करना चाहता हूँ। मैं अपने बाप पर हैरान हो रही थी कि वो आज क्या बात करने जा रहा है, लेकिन जो उन्होंने बात की वो मैं सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी का निकाह करने का फैसला किया है। जब मैंने उनकी बात सुनी तो नजरें उठाकर हैरानगी से अपने बाप की तरफ देखा। मेरे बड़े भाई ने कुछ देर के बाद मेरे बाप से कहा कि आपने इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर ही कर लिया। तो मेरे बाप ने कहा कि आज से पहले तुम लोगों ने कौन सी इसके मामलात के बारे में खबरगिरी की है जो अब तुम लोगों से मशवरा करता। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस घर में नौकरों की तरह काम करती रहे। मैं भी इसके मुस्तकबिल के बारे में फैसला करता हूँ। मेरे बड़े भाई ने पूछा कि आपने इसका कहाँ पे रिश्ता तय किया है। तो मेरे बाप ने कहा कि मैं इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर चुका हूँ। मेरे जहन में एकदम से उनके दोस्त का चेहरा आया जो सुबह मेरे बाप से मिलने के लिए आए हुए थे। मेरी सौतेली माँ और भाभियां भी इस निकाह पर राजी न थीं, क्योंकि मेरे बाद उनके काम कौन करता। इस तरह मेरे बाप ने खुद ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। घर वालों ने एक दफा भी लड़के को नहीं देखा था और मैं अपने बाप के इस फैसले पर इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से उनके फैसले पर सर झुका लिया। तकरीबन 15 दिन के बाद मेरे बाप ने कहा कि जुमे के दिन वो लोग निकाह के लिए आ रहे हैं, इसलिए निकाह का इंतजाम घर में ही किया गया।
क्योंकि निकाह के लिए चंद ही अफराद आ रहे थे। मेरे घर वालों ने भी निकाह पर शिरकत की और जुमे के दिन मेरा निकाह सादगी के साथ हो चुका था। मेरे ससुराल वाले निकाह का जोड़ा लेकर आए। मैंने खुद ही जोड़ा पहना था। मेरी सौतेली माँ एक दफा भी मेरे पास ना आई और ना ही कोई तारीफी और दुआ या कलमात कहे थे। मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। बाकी सारे लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि एकदम से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा बड़ा भाई और मेरा बाप कमरे में दाखिल हुए और मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि मैंने पहले तो सिर्फ तुम्हारे निकाह का फैसला किया था, लेकिन आज ही तुम्हारी रुखसती भी कर रहा हूँ। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो मैंने एकदम से सर उठाकर उनकी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हारे भले के लिए ही फैसला कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जिसके साथ निकाह हुआ है वो लड़का बैरूने मुल्क नौकरी करता है और उसने थोड़े दिनों के बाद अपने वतन वापस चले जाना है। तो इसलिए तुम्हारे ससुराल वाले चाहते हैं कि वो तुम्हें अपने साथ रुखसत करवा कर ले जाए, ताकि तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सको। इस तरह मेरे बाप ने मुलाजमा से कहकर मेरा बैग तैयार करवाया और मैं अपने बाप के गले लगी रोती रही और रोते हुए भाइयों से मिलती हुई अपने घर से रुखसत होकर ससुराल वालों के साथ आ गई। सारे रास्ते में रोती ही रही, क्योंकि आज तक मैं अपने घर से दूर नहीं गई थी। मैंने अपने शोहर का चेहरा भी नहीं देखा था। गाड़ी में बैठ बैठकर मेरी कमर थक चुकी थी और सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तकरीबन 4-5 घंटों के सफर के बाद गाड़ी एक बड़े बंगले में रुकी और मेरे ससुर ने मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। मैं हैरान हो रही थी कि उनके घर कोई भी औरत नहीं है जो मुझे घर के अंदर ले जाए। मैं अपने ससुर के पीछे और शोहर के पीछे चलती हुई घर के अंदर दाखिल हुई और मेरे ससुर ने मेरे शोहर से कहा कि इसे अपने कमरे में ले जाओ। तो मेरे कानों में मेरे शोहर के अल्फाज पड़े कि आप ही अपनी मर्जी से निकाह करके लाए हैं, आप इसे कमरे का रास्ता खुद दिखा दें। जब ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो मेरा दिल अथाह गहराइयों में गिर गया कि क्या ये निकाह उनकी मर्जी के बगैर हुआ है। मेरे ससुर ने मुझे मेरे कमरे का रास्ता दिखाया और मुझे कमरे में दाखिल करवाकर वो तो वापस चले गए और कहने लगे कि मैं मुलाजमा के हाथ खाना वगैरह भिजवाता हूँ। इस तरह कुछ देर के बाद मुलाजमा कमरे में आई और वो खाना वगैरह और मेरे कपड़ों का बैग रखकर चली गई। काफी देर बैठी मैं अपने शोहर का इंतजार करती रही, लेकिन मेरा शोहर कमरे में ना आया और मैं सफर से भी काफी थक चुकी थी। इसलिए मैंने अपने आरामदेह कपड़े निकाले और तब्दील करके लेट गई। अगली सुबह मेरी आंख फजर की आजान से खुली और मैं नमाज पढ़ने के लिए वजू के लिए बाथरूम में चली गई और मैं नमाज पढ़ रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मैंने निगाह उठाकर देखा तो एक खूबसूरत शख्स कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मैं फौरन ही जाए नमाज से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन वो शख्स कमरे का दरवाजा जोर से बंद करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और ऊंची आवाज से कहना शुरू हो गया कि तुम अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि मैं तुमसे निकाह करके तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला नहीं करूंगा, बल्कि ये निकाह मेरे बाप ने मुझे मजबूर करके करवाया है। इस निकाह में मेरी कोई भी रजामंदी शामिल नहीं है। ये बात करके उसने मेरी जात की धज्जियां उड़ा दी और मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और खामोशी से सुनती रही। इस तरह कुछ देर के बाद वो कमरे से बाहर चला गया और मैं वैसे ही काफी देर बैठी रही कि कुछ देर के बाद मेरा ससुर कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा कि मैं अपने बेटे के रवैये की तुमसे माफी मांगता हूँ। दरअसल वो ये निकाह नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी शादी पाकिस्तान में ही करना चाहता था और इसके लिए अभी वो गुस्से में है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। मेरे जहन में ये सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरे बाप को ये बात मालूम थी तो उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। मेरा बाप मुझे घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता था, जो मुझे निकाह के फौरन बाद ही रुखसत करवा कर इस जहन्नुम में धकेल दिया है। लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। इस तरह मेरा शोहर उसी दिन अपना सामान वगैरह लेकर घर से रवाना हो गया और अपने बाप से ये कहकर गया कि वो मुस्तकिल ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। मेरे ससुर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपने बाप की एक बात ना सुनी। मेरा ससुर अपने बेटे के रवैये की बार बार मुझसे माफी मांग रहा था। मुझे उनका बार बार माफी मांगना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपका इसमें कोई कसूर नहीं, आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे के रवैये का
اپنے گھر والوں سے ذکر نہ کرنا، ورنہ میں اپنے دوست کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس کی بیٹی کا رشتہ بہت ہی مان سے مانگا تھا، اور اگر اسے اب یہ پتا چلا تو وہ مجھ سے بے حد ناراض ہو جائے گا۔ اس طرح میں نے ان کی بات مان لی، اور میں اپنے باپ سے دن میں 2 دفعہ بات کرتی تھی، اور جب میرا باپ مجھ سے پوچھتا کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو تو میں مسکرا کر جواب دے دیتی کہ میں خوش ہوں۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ میرے سسرال میں صرف میرا سسر ہی تھا۔ ان کی بیوی کافی سال پہلے فوت ہو چکی تھی، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس سے میری شادی ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ سسرال میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ان کے گھر ملازمین تھے جو سارے گھر کو سنبھالے ہوئے تھے۔ مجھے کسی کام کو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں سارا دن فارغ بیٹھ کر بور ہو جاتی، اور اگر دل بہلانے کے لیے کچن میں چلی جاتی تو میرا سسر مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ اس طرح میرے سسر نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو، اور انہوں نے میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ اس طرح میں بھی مصروف ہو گئی۔ دن کے وقت میں کالج جاتی تھی، کالج سے واپس آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، اور شام کے کھانے میں ملازمہ کی مدد کروا دیتی، اور اس طرح پورا دن گزر جاتا۔ میں کافی عرصے سے اپنے میکے بھی نہیں گئی تھی، اور نہ ہی میرا میکے جانے کو دل کرتا تھا۔ ایک دن اچانک مجھے یہ خبر ملی کہ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور تب میں اپنے سسر کے ساتھ اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے اپنے باپ کے گھر گئی تھی، اور میرے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ درد برداشت نہ کر سکے اور چل بسے۔ اس طرح میں کچھ دن ادھر رہ پائی، اور جب میرے سسر نے مجھے کہا کہ اگر تم کچھ دن اور یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ اس طرح میں اپنے بھائیوں سے ملتی ہوئی اپنے سسر کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ واپسی پر میرا دل بے حد اداس تھا، کیونکہ میکے میں واحد رشتہ تھا جو مجھ سے پیار کرتا تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا سسر مجھے کافی حوصلہ دیتا رہا۔ اس طرح میں دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے اپنے سسر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں دیکھا تو میرا شوہر موجود تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اب وہ اس گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا، اور میں نے اپنی نظریں اس سے ہٹا لی اور اس کمرے سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور اس کی کہی ہوئی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس دن میں سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ کھانے کے لیے میرے سسر نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ کھانا کھانے کے لیے باہر آ جاؤ، لیکن میں باہر نہ گئی۔ اس طرح انہوں نے کھانا میرے کمرے میں بھجوا دیا۔ اگلے دن مجبوراً مجھے کمرے سے باہر آنا پڑا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم جذبات پیدا ہو گئے ہوں، اسی لیے وہ یہاں آیا ہے۔ تم بھی اپنے رویے کو تھوڑا سا بہتر کرو۔ میں ان کی بات سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی۔ اس طرح میں نے اپنے شوہر کے لیے دل لگا کر کھانا تیار کیا، کیونکہ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ کھانے کی میز پر میرے سسر نے میرے کھانے کی بے حد تعریف کی۔ میرا شوہر خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، کوئی الفاظ منہ سے نہ نکالے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ میرا شوہر الگ کمرے میں رہتا تھا اور میں الگ کمرے میں رہتی تھی۔ ایک دن میرے سسر نے مجھے کہا کہ وہ اپنی زمینوں کو دیکھنے کے لیے گاؤں جانا چاہتے ہیں، اور 4-5 دن کے بعد وہ گاؤں سے واپس آ جائیں گے۔ میں نے ان کے جانے پر اعتراض کیا کہ میں گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے گھر میں ایک نیا ملازم رکھا تھا جو گھر کا سودا سلف لانے کے لیے بازار جاتا تھا اور ضرورت کا سامان لاتا تھا، تو میرے سسر نے کہا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم اس سے کہہ سکتی ہو، وہ تمہیں لا دے گا۔ اس طرح وہ گاؤں چلے گئے۔ میں کالج سے واپس آئی اور میں کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی، اور میرا شوہر دفتر گیا تھا، اور کچن میں وہی ملازم سامان رکھنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ میڈم کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں میرا شوہر اچانک گھر آیا اور کچن کے دروازے میں کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ تم اتنے عرصے سے یہ رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ وہ کس بارے میں یہ بات کر رہی ہیں، پھر اس نے ملازم کو دھکے دینا شروع کر دیے کہ تم اس گھر کی عورتوں پر نظر رکھتے ہو، اس گھر سے دفع ہو جاؤ
اور اس کے بعد میرے شوہر نے میری طرف رخ کیا اور کہنے لگا کہ تمہارا اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا، تم اس سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ تو میں نے کہا کہ میں تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی تھی، یہ ملازم سامان رکھنے کے لیے کچن میں آیا تھا اور میں نے تو آج تک کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور ساری زندگی میں نے پردے میں گزاری، اور یہ آپ مجھ پر کس طرح کا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں؟ میرے شوہر نے میرے چہرے پر تھپڑ لگا دیا اور کہا کہ میں تو پہلے ہی تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تمہیں ابھی فارغ کرتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی منت سماجت کرنے لگی کہ اگر وہ میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو نہ گزارے، لیکن مجھے طلاق نہ دے، ورنہ میرے گھر والوں نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے میری ایک بات نہ سنی اور وہ 3 لفظ نکال دیے اور میرا بازو پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کی منت کرتی رہی کہ میرے سسر کو واپس آ لینے دو، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دم سے بے گھر ہو چکی ہوں، کیونکہ اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی یہاں کے راستوں کا علم تھا۔ میں کالج ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آتی تھی۔ کافی دیر سڑک پر یوں ہی چلتی رہی کہ میں ایک کار سے ٹکراتے ہوئے بڑی مشکل سے بچی، اور اس کار سے ایک عورت نکلی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارا دماغ کہاں ہے، تم سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی ہو۔ میں غائب دماغی سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگی تو اس عورت نے مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ابھی وہ یہ لفظ کہہ ہی رہی تھی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور میں ایک دم سے نیچے گر گئی۔ اس عورت نے مجھے سہارا دیا اور مجھے لے کر ہسپتال چلی گئی۔ کچھ گھنٹوں کے علاج کے بعد ہسپتال والوں نے مجھے فارغ کر دیا تو اس عورت نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ادھر ایک لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتی ہوں۔ اس طرح وہ مجھے لے کر ہاسٹل میں آ گئی اور وہاں میرا رہنے کا انتظام کروا دیا، اور اس کے بعد میں وہاں رہنے لگی۔ وہاں رہتے ہوئے میں نے نہ ہی اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور نہ ہی اپنے سسر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جس رشتے کی بنا پر ان سے تعلق تھا وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا تھا، تو ان سے رابطہ کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ اسی طرح مجھے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 4 ماہ گزر گئے۔ اب میں اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس ہاسٹل کی ایک ملازمہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ اس ہاسٹل کے مینیجر صاحب کا آپ کے لیے پیغام لے کر آئی ہوں، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا غصے سے دماغ پھٹنے والا ہو گیا کہ اگر میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو مجھے اس ہاسٹل میں رہنے کے لیے اس ہاسٹل کے مینیجر سے شادی کرنا ہوگی، اور یہ بات میں ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے غصے سے اس ملازمہ سے کہا کہ میں تمہارے مینیجر سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس طرح میں اس کے دفتر میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں نے دفتر کا دروازہ کھولا، جس شخص کو میں نے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میرے سامنے وہی ملازم کھڑا تھا جو ہمارے گھر کام کرتا رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ تو ہمارے گھر میں ملازم کے طور پر کام کرتا تھا اور یہاں ایک سوٹ بوٹ میں سوبر سا انسان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے ساری بات بتانا شروع کی کہ آپ کے سسر مجھے کافی عرصے سے جانتے تھے، اور جب سے انہوں نے آپ کا نکاح اپنے بیٹے سے کروایا تھا، لیکن ان کا بیٹا اس نکاح پر راضی نہیں تھا، تو وہ آپ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کی تلافی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے سسر اس بات پر کافی پریشان تھے کہ انہوں نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ آپ کا کہیں اور جگہ پر رشتہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کے میکے والوں نے تو آپ کی طرف سے نظر ہی ہٹا لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے قریب سے دیکھ لیں اور مجھے پرکھ لیں، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں، اس لیے آپ کے گھر میں ملازم بن کر آیا تھا، لیکن کچھ وقت گزرنے سے پہلے ہی آپ کے شوہر نے طلاق دے دی اور مجھے بھی گھر سے نکال دیا، لیکن میں آپ کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا، اور میں اسی ہاسٹل میں مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا، اور اسی عورت کو میں نے ہی کہا تھا کہ وہ آپ کو لے کر یہاں آئے۔ میں نے جب اس مینیجر کی بات سنی تو میں اس پر شدید حیران ہوئی کہ ایک میرا شوہر جس نے مجھ پر شک کیا اور میری تذلیل کی، اور ایک وہ اجنبی تھا جو مجھ پر کتنا یقین رکھتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا۔ اسی طرح اس کے دفتر کا دروازہ کھلا اور میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میرا سسر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔
انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم یہاں موجود ہو، لیکن تم عدت میں تھی، اس لیے تم سے رابطہ نہ ہو سکا۔ میں اپنے بیٹے کے رویے پر شدید شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ اس دن نہ ہی میں زمینوں پر جاتا اور نہ ہی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ اس لیے میرے سسر نے کہا کہ میں تمہارے نکاح کا فیصلہ کرتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو تاکہ میں بھی سکون سے رہ سکوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش ہو۔ اس طرح میرے سسر نے اس منیجر کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا اور میرے شوہر نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا اور میری ہر اس محرومی کو پورا کیا جو ساری زندگی میں نے محسوس کی تھی۔ اور مجھے اپنے بھائیوں پر بھی بے حد غصہ تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر میرا حال نہ پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے ایک دفعہ ضرور گئی اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں نے جب میری روادات سنی تو انہیں بھی شدید شرمندگی ہوئی اور انہوں نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں اس گھر میں رہوں گی، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ میں تو صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ میں نے اپنے باپ کا بھی فیصلہ قبول کیا اور اس فیصلے سے انکار نہ کیا اور اسی فیصلے نے میری زندگی میں ایک بوچھال کھڑا کر دیا۔ لیکن آج میں دوبارہ سے اپنی زندگی میں ایک قدم آگے بڑھا چکی ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ میں زندگی کو اچھے طریقے سے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشحالی سے گزار سکوں۔